नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। सबकी नजरें इस बजट पर लगी हुई थी। वजह ये कि 2024 में आम चुनाव होने यानी लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है किसी भी सरकार के लिए चुनावी साल का जो बजट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस नजरिए से सवाल ये उठता है कि क्या जो मौजूदा बजट है, जो बजट उन्होंने पेश किया है, उसमें आखिर क्या कुछ है, आम आदमी को कितनी राहत मिली है, उद्योग जगत को क्या मिला है और साथ ही साथ जो गरीब तबका है उसको क्या मिला है, और मूलभूत विकास के लिए क्या कुछ योजनाएं, क्या कुछ बजट का एलोकेशन किया गया है। तो इस नजरिए से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह बहुत महत्वपूर्ण बजट था। और अमृतकाल का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार अमृतकाल आजादी के 75वें साल को मना रही है। तो उस अमृत काल में सरकार का बजट कितना अमृत उसके अंदर है या नहीं है, इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। इससे पहले कि हम अलग अलग एंगल से इस बजट को देखें, सबसे पहले आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद मोहन का पक्ष जान लेते हैं। अच्छा बजट है जहां विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस किया गया है। करीब 2,40,000 करोड़ का रेलवे के लिए बजट है, 75,000 करोड़ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट है, लगभग 80,000 करोड़ का पीएम आवास योजना पर है। ये सभी कहीं ना कहीं ग्रोथ को पॉजिटिवली प्रभावित करेंगे। अगर इसके साथ साथ आप 10 लाख करोड़ का जो कैपेक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने बजट में जो प्रावधान किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो भी निश्चित तौर पर आने वाले समय में चाहे वो रोजगार सृजन हो या देश के विकास की संभावनाएं सभी को बढ़ाएगा। मिडिल क्लास के लिए भी ये एक अच्छा बजट है। खासतौर पर डायरेक्ट टैक्सेस में 10 साल के बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। लगभग 3 लाख रुपए तक अगर किसी की आय है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। अगर सेविंग्स को भी इसमें जोड़ लीजिए तो 7 लाख की आय तक कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी टैक्स नहीं पड़ने वाला है। बाकी भी स्लैब्स में परिवर्तन किए गए हैं। मोटे तौर पर 15 लाख की आय तक 20% का टैक्स पड़ेगा। ये पिछले बजट से अगर कंपेयर करें तो निश्चित तौर पर मिडिल क्लास के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि ये सारे परिवर्तन जो नई टैक्स योजना है उसी में ये लाभ मिलने वाले हैं। जो पुराना टैक्स रिजीम है उसमें ये लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह 15.5 लाख के ऊपर नई स्कीम में भी 15.5 लाख से ऊपर की अगर आय है तो ऐसे लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा जो अब तक नहीं था। मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि आम आदमी के लिए एक अच्छा इंटरवेंशन यहाँ दिखाई दे रहा है। मतलब ये कि बजट संतुलित है और कॉर्पोरेट के लिए भी बेहतर है और जो मिडिल क्लास है उसके लिए भी बेहतर है और नौकरी पेशा के लिए जो था बहुत लंबे समय बाद उसकी इनकम टैक्स का जो है स्लैब बढ़ाया गया है। और ये एक महत्वपूर्ण है क्योंकि जो नौकरी पेशा लोग होते हैं उनकी दिलचस्पी इस बात पर लगी होती है कि आखिर उनका टैक्स कितना बचेगा या किस तरह से वो टैक्स बचा सकते हैं। तो उस लिहाज से जो नई रेजिम है, जो टैक्स की नई व्यवस्था है, उसमें 7 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये उठता है कि इससे आम आदमी का, क्योंकि एक चिंता सबकी रही है, लोगों की आमदनी जो कम बढ़ी है, नौकरी का जहां तक सवाल है वो एक सबके सामने चैलेंज रहा है। तो उससे कितना इसमें बदलाव आएगा इस बजट में, उसके लिए क्या प्रावधान रखे गए हैं, ये भी एक अपने आप में सवाल है। और सरकार कोई भी रही हो, कॉर्पोरेट पर उसकी नजर होती है क्योंकि औद्योगिक विकास जितना होगा उससे अर्थव्यवस्था जो था वो मजबूत होती है। अगर हम कहें तो बीजेपी सरकार का जो बजट आज पेश हुआ है वो 2024 के चुनाव के पहले का बजट है और इससे काफी उम्मीद लोग लगा रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इस बजट में जिससे आम आदमी बहुत खुश हो सके। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है जो सबसे फोकस जो रहता है लोगों का कि टैक्स स्लैब बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो उसमें जरूर बढ़ोतरी हो गई है। नई स्कीम जो टैक्स का जो लोग ऑप्ट करते हैं उसका 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया। लेकिन जो पुरानी स्कीम जो लोग ऑप्ट करते हैं उसका ये है। लेकिन लोगों को ये जानना होगा कि पुरानी स्कीम और नई स्कीम में डिफरेंसेस क्या है। नई स्कीम में जो है कोई छूट नहीं मिलती है। जैसे आप जो सेविंग्स करते हैं 80C के तहत या होम लोन होता है, जिस तरह की जो चीजें होती हैं वो उसका फायदा नए में नहीं मिलता है। तो सीधे आप अगर 7 लाख तक की इनकम है तो आप टैक्स 7 लाख से कम के हैं तो टैक्स नहीं देंगे, उसके ऊपर आते हैं तो आप टैक्स से पेबल हैं।
और दूसरी तरफ हम देखें तो पुरानी स्कीम है जिसमें उन सब चीजों की छूट मिलती है। तो दोनों स्लैब है इसमें इसको क्लियर कर लेना होगा आम पब्लिक को। दूसरी बात अगर हम कहें तो किसानों को कहा गया है कि जैविक खेती के लिए उनको बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ खास और अलग से नहीं किया गया है। ये भी कहा गया है कि एमएसएमई की जो कोरोना काल में जो घाटा हुआ है उसके लिए कुछ फंड बढ़ाया गया है, उन लोगों को भरपाई की जाएगी, ये भी कहा गया है। और साथ ही साथ हवाई अड्डों के निर्माण की बात कही गई है कि बनाए जाएंगे, मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो बजट की बढ़ोतरी की गई है, तो इस तरह से ये सब चीजें हुई हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल इस बात को देखें कि आखिरकार ये बजट कैसा है, तो जो चुनावी, क्योंकि ये अंतिम बजट है, पूर्ण बजट जिसको कहा जाता है कि सरकार के, क्योंकि अगला साल मौका नहीं मिलेगा संपूर्ण बजट पेश करने का, तो इस अंतिम बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी। लेकिन सारी उम्मीदों पे जो सरकार का बजट है, वैसे आम जनता के लिए हम अगर बात करें, जो क्योंकि सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज बांट रहे हैं, तो उस हिसाब से ये भी तो देखना होगा कि इनकम कितनी है लोगों की, जो पॉपुलेशन है टोटल। जब इतने लोग अनाज ले रहे हैं यानी गरीबी रेखा में है, तो फिर कितने लोगों को क्या फायदा पहुंचा रहे हैं। तो अगर उस लिहाज से अगर हम सोचें तो ये बजट कुछ खास नहीं है जो आज पेश किया गया है। अगर आम आदमी के लिहाज से बजट को हम देखें तो सीधे तौर पर आदमी ये सोचता है कि उसकी जेब में कितना पैसा आएगा या उसका जेब का पैसा कितना बचेगा या उससे फलानी योजना से उसे कितना फायदा होगा। तो उस लिहाज से इनकम टैक्स में साफ तौर पर नजर आता है कि जो नई रेजिम है उसमें उसको फायदा होगा, लेकिन जो पुराने टैक्स पेयर से या जो पुरानी व्यवस्था थी उससे बहुत ज्यादा फायदा उनको होने नहीं जा रहा है। और उसके अपने नुकसान फायदे थे क्योंकि तमाम तरह की छूट उसमें मिला करती थी। और दूसरा दृष्टिकोण ये भी था कि उसके बहाने से टैक्स बचाने के लिए चाहे वो LIC हो या अन्य स्कीम थी, वो उसका फायदा लिया करता है, उसमें इन्वेस्ट अपना किया करता था। रोजगार एक देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, साथ ही साथ महंगाई किसी भी घर के लिए, कोई छोटा हो बड़ा हो मध्यम हो, महंगाई का सबसे बड़ा इशू रहा है। तो क्या इस बजट में इतना कुछ है कि महंगाई उससे बढ़ जाएगी या घट जाएगी? और दूसरी बात यह कि किसानों की आमदनी, क्योंकि कृषि सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो पूरे कोरोना काल में जो बचा रहा, वरना बाकी जो सेक्टर थे उसमें काफी गिरावट आई थी। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने किसान की आमदनी बढ़ाने का 2022 तक वादा किया था, दोगुनी करने का वादा किया था। तो प्रधानमंत्री हमेशा आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते रहे हैं, डिजिटल भारत बनाने की बात करते रहे हैं और कौशल विकास की बात करते रहे हैं, और इस तरह के तमाम और भी जुमले हैं वो कहते रहे हैं। उनका कितना फायदा हुआ है? आज का जो बजट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा संसद में रखा गया वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों का बजट है। गरीबों के लिए इसमें कोई राहत कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं पड़ती। महंगाई से कोई राहत नहीं है, रसोई गैस में कोई राहत नहीं है, कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार गिर रहा है, लेकिन देशवासियों को पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत नहीं मिल रही है। टैक्स स्लैब से जिस तरह की उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतरा है, और बेरोजगारी को लेकर भी इसमें कोई बड़ी आउट ऑफ बॉक्स कोई योजना दिखाई नहीं पड़ती। हमसे वादे ये किए गए थे 2022 को टारगेट बनाकर कि 100 स्मार्ट सिटी 2022 तक मिलेंगी, सबको पक्का मकान 2022 तक मिलेगा, गंगा साफ 2022 तक हो जाएगी, 2 करोड़ नौकरियां सबको मिलेंगी, काला धन विदेश से वापस आ जाएगा, आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी। लेकिन ये जुमलेबाजों की सरकार है। अब उसका टारगेट बदल के 2047 कर दिया गया है। 47 किसने देखा है? ना मोदी जी ने ना हमने। तो जवाब कैसे लिया जाएगा? जो लोग आज सपने दिखा रहे हैं वो 47 तक होने तो चाहिए ताकि उनसे हिसाब मांगा जा सके। निर्मला सीतारमण ने अपने मौजूदा बजट में महिलाओं के लिए खास प्रावधान किया, वृद्धजनों के लिए खास प्रावधान किया और साथ ही साथ रेलवे के लिए अच्छा खासा बजट का एलोकेशन किया गया है। और कोई भी बजट होता है उससे लोगों की उम्मीदें अपने हिसाब से होती, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो चाहे वो आम आदमी हो, तो वो अपने चश्मे से अपने नजरिए से उस बजट को देखते हैं। और एक चीज और है कि जो फ्री राशन या मुफ्त राशन वाली चीज थी उसको भी 1 साल तक बढ़ाया गया है, तो जाहिर सी बात है उनको फायदा पहुंचेगा। लेकिन मध्य वर्ग की अपनी एक समस्या रही है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस करता रहा है। और एक चीज और है, क्योंकि आप जानते हैं कि महंगाई किसी जात की, किसी धर्म की, किसी क्षेत्र की समस्या नहीं है, यूनिफॉर्म एक पूरे देश में महंगाई है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और उसके अलावा बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल और उसके बाद फिर जो मौजूदा दूसरा कार्यकाल है उसमें तमाम तरह के वादे उन्होंने किए हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जो उनमें अपेक्षित उनका लाभ लोगों को नहीं मिला, लेकिन कुछ उनकी बहुत अच्छी योजनाएं भी हैं जिनका सीधे तौर पर लोगों को लाभ मिल रहा है।